हेलो एवरीवन। आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे यूपी निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण पर सवाल पर। आज का हमारा यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट सर्वे विच यूपी इज टू कैरी आउट फॉर ओबीसी कोटा इन अर्बन लोकल बॉडीज के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। हम में से लगभग सभी लोग लोकतंत्र की परिभाषा से तो परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है। हालांकि लोकतंत्र अपने आप में व्यापक अर्थ समेटे हुए है और ये राज्य और सरकार की एक शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि समाज की एक अवस्था भी है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करने का मादा है। यही वजह है कि इसमें राजा का बेटा राजा होगा वाली बात अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाम रहती है। इसकी लोकप्रियता इससे समझी जा सकती है कि दुनिया के ज्यादातर देश गाहे बगाहे इसकी वकालत करते हैं। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों ने अपने यहाँ आमतौर पर 2 स्तर पर शासन को अपनाया था, लेकिन आगे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लागू करने के लिए शासन के एक तीसरे स्तर को भी लाया गया और भारत ने भी इसे खुले मन से अपनाया। इसके बाद भारत में शासन 3 स्तर पर विस्तारित हो गया। इसे केंद्रीय शासन, राज्य शासन और स्थानीय शासन के नाम से जाना गया। भारत में इसे अपनाने के पीछे का मकसद लोकतंत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना था। यही वजह है कि इस मामले में भारत दुनिया से एक कदम आगे गया और यहाँ आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि योजना निर्माण में समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया, वहीं ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। यही वजह है कि इस पर आए दिन कोई न कोई विवाद होता रहता है और ऐसा ही एक मामला अभी उत्तर प्रदेश का आया है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में जरूरी ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को ओबीसी सीटों को सामान्य सीट मानते हुए तय तारीख पर चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने सरकार की इस दलील को मान लिया कि वो ट्रिपल टेस्ट सहित अन्य जरूरी कवायदे 3 महीने में पूरा कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि हाई कोर्ट का यह फैसला ओबीसी के लिए आरक्षण की संवैधानिक और वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। इसलिए हमारे लिए इस मुद्दे से संबंधित पहलुओं को जानना जरूरी हो जाता है और इसीलिए आज के आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में संविधान क्या कहता है। इसके साथ ही समझेंगे कि निकाय चुनावों में आखिर ओबीसी के आरक्षण को लेकर ही क्यों सवाल उठते हैं। इस मुद्दे पर कोर्ट और सरकार की राय अलग क्यों होती है। इसके अलावा इस संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है। इस आर्टिकल में हम ये भी जानेंगे कि ये ट्रिपल टेस्ट क्या है जिसे कराने के लिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। तो आइए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से लिया जाता है। इसका मुख्य दायित्व ग्रामीण विकास करना है। इसके साथ ही इसे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लागू करने के तौर पर भी देखा जाता है। इसी मकसद से साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा और एक नई अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। संविधान में भाग 9 को पंचायत नाम दिया गया है। भाग 9 के अंतर्गत
अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा उसी साल 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया, जिसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग यानी भाग 9 का शामिल किया गया। इस भाग को नगर पालिकाएं नाम दिया गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक नगर पालिकाओं के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साल 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 को एक व्यावहारिक रूप दिया। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों तथा अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हों। चलिए अब इसमें लागू होने वाले आरक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मकसद ग्रामीण विकास के साथ साथ नीति निर्माण में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें महिलाओं के लिए सीटों पर 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अगर राज्य चाहे तो महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ा सकते हैं। इसमें एक रोचक बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था में गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या 1/3 से कम न हो। इसमें वे सीट भी शामिल है जिनके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस तरह यह अधिनियम नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के समर्थन में कोई भी उपबंध बनाने से नहीं रोकता है, लेकिन बावजूद इसके इन वर्गों के आरक्षण के मामले में कोर्ट में विवाद जाता रहता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि जिनकी वजह से समय समय पर स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर सवालिया निशान लगते हैं। अगर इस सवाल के जवाब की तलाश करें तो ये प्राथमिक तौर पर हमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ही देखने को मिल जाता है। दरअसल इनमें ओबीसी आरक्षण को राज्य सरकारों के विवेक पर ही छोड़ दिया गया है, बजाय संविधान में कोई ठोस प्रावधान करने के। जैसे प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में किए गए हैं, निकाय चुनावों में वैसे प्रावधान ओबीसी आरक्षण के मामले में नहीं किए गए हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगने लगे, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। यही वजह है कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मसला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता रहता है। अगर उत्तर प्रदेश के हालिया मामले को समझें तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए रैपिड सर्वे कराकर सीट आरक्षित की जाती रही हैं। दरअसल रैपिड सर्वे में जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निकायों द्वारा वार्डवार ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जाती है। इसके आधार पर ही ओबीसी वर्ग की सीटों का निर्धारण करते हुए इनके लिए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाता है और इस प्रस्ताव के आधार पर ही शासन निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण करता है। लेकिन इस बार इसका विरोध करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 93 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को निकाय चुनावों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसीलिए ओबीसी सीटों को सामान्य मानते हुए तय तारीख पर चुनाव कराए जाएं। वहीं राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरक्षित सीटों को सामान्य नहीं माना जा सकता। चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण में संवैधानिक प्रावधान सहित संबंधित कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को ही ट्रिपल टेस्ट माना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या। तो दरअसल ट्रिपल टेस्ट स्थानीय चुनावों में ओबीसी के लिए सीटों पर आरक्षण सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है।
इसमें राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 3 कामों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इनमें से पहला काम है कि सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य यानी व्यावहारिक अनुभव पर आधारित जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करती है। इसके बाद आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट किया जाता है। अंत में सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा न हों। गौरतलब है कि ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अस्तित्व में आया था। 4 मार्च 2021 को विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट या 3 शर्तों को रेखांकित किया था। हालिया उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी टेस्ट का हवाला देते हुए कहा था कि आरक्षण के मसले पर कवायद सिर्फ सिरों की गिनती तक सीमित नहीं हो, जैसा कि रैपिड सर्वे के जरिए किया जा रहा है। केवल जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने से पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक छूट जाता है और वो कारक संबंधित वर्ग या समूह का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में 73वें और 74वें अधिनियम केवल इतना कहते हैं कि राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्ग के नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी भी स्तर पर स्थानों या पंचायत या नगर पालिका अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगा। इसलिए इस मामले में कोई ठोस केंद्रीय कानून न होने की वजह से विवाद उठता रहता है। ऐसे में संसद को राज्य विधानमंडलों से राय मशवरा करके एक केंद्रीय कानून बनाने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति में राज्य सरकारें अपनी अलग अलग प्रक्रिया अपनाती हैं जो किसी न किसी वजह से सवालों के घेरे में आ जाती हैं। इसके अलावा साल 1931 के बाद के जातिगत जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिसके अभाव में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले में हमेशा 2 मत आते रहते हैं। जहां एक मत उनकी संख्या को कम आंककर चलता है, जिसकी वजह से वो उनको मिलने वाले आरक्षण को आनुपातिक तौर पर अतार्किक मानता है, वहीं दूसरा मत पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को आधार मानकर उनको मिलने वाले आरक्षण को अपर्याप्त समझता है। ऐसे में नीति निर्माताओं को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि 1931 की जातिगत जनगणना काफी पुरानी हो चुकी है और वर्तमान सामाजिक संरचना काफी बदल चुकी है, इसीलिए सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए एक सुस्पष्ट जातिगत जनगणना कराने पर विचार करना चाहिए। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सही अर्थों में लोकतंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है, लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण विवाद का एक बिंदु है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में उक्त कथन का परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।